घूम घूम के पढ़ेंगे। खिड़की सारी खोल दी है तभी भी क्या कर सकते हैं, तभी भी राहत नहीं है। व्यवस्थाओं की मार है ना, कोई दिक्कत नहीं। जिनको करना है वो कर लेते हैं, हम लोगों को करना है व्यवस्था कुछ भी, ठंडी हो या गर्मी। सैनिकों को ट्रेंड किया जाता है, आप लोगों को सीखना चाहिए कि सैनिक ट्रेंड होता है। गर्मी में रहना, ठंडक में रहना, उसको ट्रेंड किया जाता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आप देखते होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री या ऐसे बड़े बड़े जो हमारे बड़े राष्ट्र के एक तरह से कहिए कि धरोहर लोग हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए जो कमांडोज लगाए जाते हैं वो बिल्कुल उनको ठंडे में रख दीजिए, आप बर्फ में, उनको चाहे आग में रख दीजिए, तब भी वो बिल्कुल वो रह लेंगे। तभी वो इतनी विशेषता के कारण से वो इतने बड़े लोगों की सुरक्षा में लगे। तो हम लोग भी एक तरह से युद्ध ही कर रहे हैं, हम लोग भी सुरक्षा में ही है। मान लीजिए कि प्रशासन ने हम लोगों के लिए व्यवस्था की है कि हम कमांडो बन जाए। चलिए चलो बेटा बताओ जरा आपको, क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन आज का, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा। ऑप्शन है गाजर है, भिंडी है, प्याज है, टमाटर है। गाजर, टमाटर, काशी लालिमा। तो आप गेस उसी पे करेंगे जो आप समझ सकते हैं, जैसे टमाटर कह सकते हैं, गाजर कह सकते हैं, लेकिन ये है भिंडी। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंट लिखिए, लिख लीजिए। काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है। भिंडी की एक प्रजाति है और नॉर्मली भिंडियों का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, लेकिन ये चूंकि रेड कलर में होती है भिंडी, इसी नाम पे इसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लालिमा, काशी लालिमा। काशी लालिमा जानी जाती है, भिंडी की प्रजाति है। ये भिंडी लाल तरह की होती है। आपने वो लोबिया देखा होगा, नॉर्मल आपका हरा कलर का लोबिया होता है, लेकिन कुछ लोगों में देखा होगा कि रेड कलर का भी लोबिया आपको मिलता है, जिसे आप लोग कहते हैं बोड़ा। समझे होंगे ना, बोड़ा जो सब्जी होती है ना, उसको क्या रेड में भी तो होता है, नॉर्मली ग्रीन में होता है मैक्सिमम। तो उसी तरह से भिंडी, हालांकि भिंडी आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी रेड कलर की भिंडी, है ना, तो वो रेड कलर वाली जो भिंडी है वो कौन सी है? यही काशी लालिमा वाली भिंडी है। तो लिख लीजिए उसी में आगे। यह भिंडी हरी होने के बजाय लाल है, यह भिंडी हरी होने के बजाय लाल होती है, ऐसे कह सकते हैं, यह भिंडी हरी होने के बजाय लाल होती है। इसी कारण इसका नाम काशी लालिमा रखा गया। कुछ प्रजातियां लिख लीजिए आप लोग लिखते हैं, और भी चीजों की, जैसे गाजर की कौन कौन सी प्रजाति है? लिख लीजिए गाजर की प्रजातियां। इसमें पूसा रुधिरा, पूसा रुधिरा गाजर की प्रजाति में लिखिए, पूसा रुधिरा, रुधिरा कामा पूसा केसर, पूसा केसर। नेक्स्ट है पूसा वसुधा, पूसा वसुधा। वसुधा। नेक्स्ट है पूसा नवज्योति, पूसा नयन ज्योति, सॉरी पूसा नयन ज्योति, नवज्योति नहीं, नयन ज्योति। ये सब भिंडी की सब गाजर की प्रजातियां हैं। पूसा नयन ज्योति। चौटनी, चौटनी, चौटनी भी इसी प्रजाति है। नैनटिस, नैनटिस भी इसी की प्रजाति है।
ठीक। और प्याज की प्रजातियां लिख लीजिए बेटा, प्याज की प्रजातियां भीमा शुभ्रा, भीमा शुभ्रा किसकी प्रजाति है? प्याज की। भीमा श्वेता, भीमा श्वेता और इसके पहले भीमा शुभ्रा, भीमा शुभ्रा। भीमा लाल, भीमा लाल, भीमा गहरा लाल, भीमा लाल, भीमा गहरा लाल। भीमा सुपर, इसमें भीमा लगा रहेगा वो क्या है? प्याज। प्याज की प्रजाति है, ध्यान रहे। भीमा सुपर लास्ट। अब टमाटर की प्रजातियां लिख लीजिए भाई। देखो बेटा, पहला पूसा रोहड़ी, टमाटर की प्रजातियां लिख रहे हो, टमाटर की प्रजातियां। पूसा रोहड़ी, टमाटर की प्रजातियां में पूसा, रोहड़ी, रोहिणी, रोहड़ी या रोहिणी, इसे रोहिणी है। पूसा रोहिणी, पूसा शंकर, पूसा दिव्या, ये जानते हैं क्या है? पूसा रोहिणी है एक मेन प्रजाति है, फिर पूसा शंकर। अब शंकर किसमें? 4 तरह की है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। पूसा शंकर की 4 किस्में हैं। वैसे पूसा रोहिणी और पूजा, वैसे पूजा नहीं पूसा है। पूसा शंकर किसमें क्या है? पूसा हाइब्रिड है, पहला है, फिर पूसा शंकर है, फिर पूसा शंकर, पूसा शंकर है, पूसा शंकर 8 है, पूसा शंकर 4 है, पूसा दिव्या है। ये तमाम सारे नाम हैं इनके। पूसा के आगे लगा दिया गया पूसा 4, पूसा 8, है ना, इस तरह से नाम किया गया। पूसा आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, अगला बताइए, पशु और नस्ल के बारे में बताना है। जरा बताइए कि एक तरफ लिखा है पशु लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है नस्ल। तो बता रहा है भदावरी, ये किसकी नस्ल है? मतलब कि नस्ल है किसी की, किस पशु की नस्ल है? भैंस। भैंस की है, गाय की है, बकरी की है, भेड़ की है? भैंस की है, भैंस। अच्छा, इसमें बताइए सुमेलित नहीं है, ऐसे बताना है। इस क्रम में आप लिखिए, जैसे भदावरी है, भैंस है, सही है। अच्छा, ये सिंधी है, गाय, सही है। सही है। और जमुना पारी है, बकरी, सही है। सही है। और इसमें नया थार पार कर, ये कह रहा है भेड़। तो थार पार कर किसकी नस्ल है? भैंस ना होता है। नहीं, गाय की है। सिंध, जैसे सिंधी जो है गाय है ना, उसी थार पार कर जो है ये भी आपकी गाय की नस्ल है, रेगिस्तानी गाय है ये। देखिए, थार पार कर लिख लीजिए, थार पार कर गाय की नस्ल है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। थार पार कर। क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों में से बताना है क्या कोई एक है या दोनों है। सही है स्टेटमेंट, ये बताना है। गहरी जड़ों वाले फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। गलत है। दूसरा है, फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल लेनी चाहिए। सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें
बताना है आपको कौन सा एक स्टेटमेंट कोई एक सही है तो वही बता देना है। सेकंड वाला सही है। सेकंड सही है और फर्स्ट वाला क्यों गलत है, क्योंकि जो बहुत गहरी जिनकी जड़ें होंगी इसका मतलब क्या होगा, जलस्तर नीचे कर देंगे इसका। यस। और जो फिर उसके बाद में दूसरा बोना चाहिए फर्स्ट है, क्योंकि उसका जलस्तर वैसे नीचा हो चुका है और बोएंगे तो फिर पानी की दिक्कत रहेगी, तो दिक्कत होगी इस नाते कम गहरी जड़ों वाली फसलें, जो गहरी जड़ों वाली फसलें उसको शेड करके बोलते रहना चाहिए, है ना। जैसे अरहर वगैरह की फसलें होती हैं वो कम गहरी होती है कि ज़्यादा गहरी होती है, निश्चित तौर से ज़्यादा। गेहूँ वगैरह की जो फसलें होती हैं कम गहरी होती है। इस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बना करके चीज़ें करनी चाहिए। गन्ने वगैरह की जड़ें बहुत गहरी नहीं होती हैं, ऊपर है। वो जड़ों उस तरह से रहती है, लेकिन अरहर है और कुछ फसलें ऐसे हैं कि जड़ें गहरी होती है। चने का भी पौधे को आप देखेंगे तो गहरी जड़ें होती हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनको आपको उखाड़ेंगे उखड़ेगा नहीं आसानी से। मटर की जड़ें क्या होती हैं, हल्की होती हैं, तुरंत उखड़ जाएंगी आपकी जड़ें। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। गहरी जड़ों वाले पौधे के बाद में हल्की जड़ों वाले पौधों को बोना चाहिए। और इसमें बेटा है फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए, इससे उर्वरता बनी रहती है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरफ केंद्र दे रहा है बेटा, दूसरी तरफ खनिज दे रहा है। तो जैसे आपको बताना है जो केंद्र है वो किस खनिज के लिए फेमस है। जैसे पहला दे रहा है चित्रदुर्ग, ये किस चीज के लिए, किस खनिज के लिए है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, कोल है, कोयला है, लौह अयस्क है, बताइए। चित्रदुर्ग किस मैंगनीज के लिए मतलब केंद्र है, किस खनिज का केंद्र है, मैंगनीज का है। कुछ एक लिखना चाहो तो लिख दो फटाफट। जैसे कुछ नाम आप नए सुनेंगे, जैसे चित्रदुर्ग है ये मैंगनीज के लिए खनिज के लिए फेमस है, तो चित्रदुर्ग क्या हो जाएगा, मैंगनीज के लिए। कोरापुट किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए। कोरापुट बॉक्साइट के लिए। और इसके बाद में है मुकुम, ये कोयले के खनिज के लिए फेमस है, केंद्र है। दल्ली राणहरा ऐसे है। दल्ली राणहरा यहाँ का फेमस है लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। मशीनों से जो ऑपरेट होने वाली खान, सबसे बड़ी मशीनों से ऑपरेट होने वाली खान पूछा है। इसमें पूछ रहा है आपका रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बैलाडीला खान। कौन सी खान है जो सबसे बड़ी है, तो बैलाडीला खान जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ये सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ठीक है, लिख लीजिए बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। और किसकी खान है ये, लोहे की। दंतेवाड़ा में स्थित है। कौन सी खान है, बताओ। बैलाडीला खान जो है लोहे की है, सबसे बड़ी खान है ये, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। सब नक्सल वाले क्षेत्र हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है जवाब दे देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है। तो कह रहा है टर्शियरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह, धारवाड़ समूह। किसमें खनिज पाए जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं आप लोग। पहला बताया था ना आर्कियन चट्टानें हैं, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। भारत में यही है। धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, शिवमोगा
मोगा डिस्ट्रिक्ट, बेलारी डिस्ट्रिक्ट है। ये किसके लिए फेमस है भाई? धात्विक खनिज के लिए। यही चट्टान ऐसी है, धारवाड़ तरफ की चट्टानें ही हैं जो धात्विक चट्टानें हैं हमारे यहाँ। कैसे बोल रहे हैं आप? गलत बात। हाँ, ये क्षेत्रों में पाई जाती हैं आपको, तो मूल रूप से आपको मालूम होना चाहिए। पूरा क्षेत्र हमने बताया बच्चों, पढ़ते नहीं आप लोग। धारवाड़ तरफ की चट्टानें हैं, ठीक है। इसमें जो है सोना, लोहा, मैग्नीज वगैरह ये बड़े पैमाने पर पाया जाता है। सारे धातु लगभग करीब में सारे धातु पाए जाते हैं। अगला है बच्चों चिकवी का माटा। चुकवी का माटा, ठीक है, जो कि चिली में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चुकवी का माटा किस चीज के लिए फेमस है? चुकवी का माटा जो है ये किसके लिए फेमस है? तो तांबा, लौह, चांदी, मैग्नीज के लिए। तो चुकवी का माटा जो है चिली में लौह अयस्क के लिए, सॉरी तांबे के लिए फेमस है बेटा। तांबे अयस्क के लिए। तो लिख लो दक्षिण अमेरिका के में स्थित चिली देश की या चिली की महत्वपूर्ण खान टमाटा खान तांबे के लिए या तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। हाँ, यहाँ पर विश्व का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करता है ना वो चिली करता है। इसके बाद पेरू है और फिर इसके बाद में आपका चीन का नंबर आता है। ये हमने पढ़ाया आपको। तांबा है चिली में सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद में पेरू है, फिर इसके बाद में चीन है। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? पेट्रोल रसायन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर है, अंकलेश्वर है, ट्राम्बे है और नून माटी है। बताइए। कह रहा है पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। नहीं भाई, जामनगर रिफाइनरी कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात, ठीक है। सबसे ज्यादा पेट्रोल रसायन उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र जो है वो जामनगर, गुजरात का है। हाँ, तो वो सही है आपका। तो पेट्रोल रसायन उत्पादन में सबसे विशाल जो है जामनगर है, गुजरात में पड़ता है। या क्रूड ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। और मुकेश अंबानी का है, ये भी आपको पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्री, भारत के सबसे अमीर आदमी। सिर्फ अपने काबिलियत और अपने दिमाग के बल पे उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर करा। टेलीकॉम सेक्टर में बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भगा दिया एक तरह से। जबरदस्ती बेशर्मी में सब टिके हुए हैं। वोडाफोन बेच के अपने आप कुछ चले गए सब। ये जानते हैं ब्रिटिश कंपनी थी, यानी कि इंडियन कंपनी का वर्चस्व आप देखिए कैसे कि मतलब लोगों को धक्के मार के निकाल दिया टेलीकॉम सेक्टर में। अब धक्के मार के तभी निकाल पाएगा जब उनका घाटा होने लगेगा, वरना वो सब अमीर कंपनियां वो लोग क्यों भगेंगी भाई? वो तो थोड़ा सा मुनाफा पे भी अपना काम कर सकती हैं, लेकिन उनका मुनाफा ही उन्होंने घटा दिया, मतलब मुनाफा रहा ही नहीं। तो कोई इस तरह का सोचिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से इंडियंस का अपने आप को इंडियन होने के नाते इतना बेहतर काम उन्होंने कर डाला। तो उनका दिमाग बहुत तेज। पहले तो जियो सबको फ्री में दिया, और जितने लोगों ने एक बात जान ली जो फ्री में खाता है बाद में उससे ज़्यादा फर्क जाता है। ये जियो ने हमको सिखाया है। ये मैं जियो से प्रेरणा लेकर के सोच रहा हूँ। शुरुआती दौर में जियो आया, लाइन लग के सब लोग लेते थे फ्री सिम। नहीं फ्री सिम वाला ना, पहले लाइन लग के। तो बहुत सारे ऐसे भी थे, जैसे इनमें से इस एरिया में हमारा भी नाम आता है। जियो जब फ्री दे रहा था तो ये हुआ कि भाग जाएगा, बेकार है, नहीं लिया।
और जब फ्री दे रहा था तो लगभग 2 साल तक उसका कोई यूज नहीं किए, तब भरा भरा के BSNL और वोडाफोन में काम करते थे। एक दौर आया BSNL वोडाफोन भाग गया, जबरदस्ती आना पड़ा इसके पास, और तब ये पैसा लेने लगा था, तब ये पैसा लेने लगा क्योंकि सभी लोग एडिक्ट हो गए थे। इन्होंने पहले क्या किया कि सबकी लत छुड़ा दी कि भाई BSNL वालों से छोड़ दो और लोगों को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। सब आ गए, तो अब कह रहा है कि जब कोई नहीं रह गया, मैं ही तुम्हारा मांगा तो मुझे दो। भाई मुझे तो लगता था कि जब मैं पिछले 5 साल पहले 7 साल पहले की जो स्थिति थी, मुझे ये लगता था कि एक दौर आएगा कि मोबाइल लोग फ्री में रखेंगे, लेकिन आज मजबूरी में रखते हैं लोग, फ्री नहीं, पहले तो फ्री में रखाया। अब आज का रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो 100 रुपीज पर मंथ से कम पड़ रहा हो। मतलब आपको 100 रुपये तो केवल मोबाइल रखने के घंटी आने का देना पड़ेगा। और अगर सब रिचार्ज न डलवाइए तो भी आफत है, कॉल कर करके पूछेंगे क्यों नहीं करवा रहे हैं, नहीं तब ये नहीं मालूम सर मैंने नहीं करवाया, इसी को परेशान करके तो रखा आपको पूछ दिया था ना, क्योंकि आपने एक आध बार किया होगा, बाकी लोग होते हैं तो नंबर बंद कर दो, और वो तो भाई प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि मेरा वो है, मतलब से परमानेंट एड्रेस, इस नाते लोग रिचार्ज कर, बहुत ही गलत है ये। मोबाइल के बिना काम नहीं चल रहा, काम ही नहीं, हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन ऑनलाइन सब हो नहीं फिर भी अब मान लीजिए जो आप अपने लिए ऑनलाइन है, लेकिन बहुत बड़ा तबका जनसंख्या का ऐसा भी है जो गरीब तबका है, जो हमेशा नेट से नहीं काम करता। आप करते हैं, हम करते हैं, हमारे लिए मान लो किसी का 4-4 3-3 नंबर है, कोई ऑफिस का नंबर है, कोई पर्सनल नंबर है, तो उनके लिए भी दिक्कत है। और मान लो अगर ठीक है ऐसे लोग हैं तो इनको देना चाहिए, लेकिन वो गरीब लोग जो रिक्शे वाले हैं, अपने घर पे लोकेशन दे दिए, जो मजदूर व्यक्ति है वो कहाँ इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट का नहीं चलता, भी आधार कार्ड में लगवाना पाएंगे, मैं स्कूल नहीं तो वो नहीं लगा पाएगा ना, जो शिक्षित है वो लगा पाएगा ना, जो काम कर रहा है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही जनसंख्या को ना देख करके चलिए। बहुत सारी ऐसी जनसंख्या जैसे लाइक योर फादर एंड योर मदर, वो ऑलमोस्ट नहीं यूज करते हैं, लेकिन उनके पास भी वही सारा डाटा देना है, चाहे वो नेट यूज करें। और एक चीज सरकार को तब तो फिर ये कर देना चाहिए कि मल्टीमीडिया के अलावा सारे सेटों को कर देना चाहिए। भाई नेट उसमें भी आप देते हैं, तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब एक तक टेक्निकल फील्ड में जाने के नाते बड़ी नुकसान की स्थिति है। पेट्रोल भी काफी महंगा हो गया, सारी चीजें बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हर चीज का मतलब लगभग 110 रुपये, अभी पेट्रोल कुछ स्टेट के कुछ ऐसी जगहों पे 110 रुपये 120 रुपये से प्लस हो गया। 122 की महंगाई बढ़ रही है, गैस भी महंगा हो गया। चलिए वो तो खैर है, लेकिन सबसे टेलीकॉम सेक्टर की बात हम लोग कर रहे थे। तो टेलीकॉम में सबको सारी कंपनियों को उन्होंने भगा दिया और इंडियन ने अपना कर दिया। और आज की डेट में जो मुँह मांगा है 400 रुपये, मुझे लगता है 2 महीने के नियरबॉट का खर्चा आता है, 400 रुपीज़ 200 रुपीज़ पर मंथ के नियरबॉट के रेशियो में जाता है। और किसी ने जब नेटवर्क का किसी देश में ऐसा है ना कि मतलब पब्लिक वाईफाई रहता है, मतलब पूरे देश में उनका वाईफाई चलता है। किसका? फिलीपींस ऐसा देश है जहाँ पे चलता है 2G। बहुत सारे मॉल वाले भी आपसे कहते हैं आइए वाईफाई है, जैसे पूरे देश में चलेगा। आप लोग यहाँ पे आया करिए, थोड़ा उधर आ करके शायद हो सकता है हम लोग का भी वाईफाई यहाँ तक नहीं कवर करता होगा। बता दो सभी लोगों को अपने वाईफाई से काम कर लिया करें। हम लोगों का भी वाईफाई का है, मतलब एक रेंज है, रेंज के दायरे में आते होंगे। ये तो आपका पर्सनल है ना, लेकिन जो सभी आप लोगों को भी फ्री वो सरकार का है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ गया। पहले काम ये पूरे देश में इंटरनेट फ्री है, समझ होना भी चाहिए सर, ऐसे होना बिल्कुल चाहिए, लेकिन अब उसके लिए उतनी समृद्धि भी होनी चाहिए। तो जब आप आवास और तमाम सारी चीज़ें लेते रहेंगे तो सरकार कैसे नेट पर खर्च कर पाएगी? सरकार को तो कौन चीज़ें भी देनी पड़ रही हैं, तो फिर सेकेंडरी भी इस स्टेप में आएगा, बाद में आएगा। अभी तो बच्चों को लैपटॉप बांट रहे हैं सरकारें, फिर आगे चल करके सभी को लैपटॉप देंगे, सब मिल जाए। पर आप जाने दीजिए सब चर्चा आगे आते हैं। तो भारत के में अगला है, भारत में निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित कौन सा है? बोकारो, दुर्गापुर और भद्रावती, और तीसरा है कुल्टी, आसनसोल। कौन सबसे ज्यादा दूर है किससे? कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है, बताइए। तो इसमें भद्रावती जो क्षेत्र आपका पड़ता है, ये जो है कोयला उत्पादक क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है। बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी और ये आसनसोल जो है कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है। तो
छोटा नागपुर का जितना पठारी क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये इनके पास के क्षेत्र हैं। इंद्रावती आपका जो पड़ जाता है वो छत्तीसगढ़ वाले हिस्से पड़ जाता है। इंद्रावती नदी आपने सुना होगा, इंद्रावती बांध भी आप क्या नाम है जलप्रपात का भी नाम सुना होगा। तो ये उन क्षेत्रों का है तो जहाँ पर कोयला वास्तव में हाँ नहीं वहाँ पर नहीं, दूर से दूरी मोस्टली जितने भी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लोह इस्पात उद्योग जो लगाए जाते हैं उनको कच्चे मटेरियल की जरूरत पड़ती है कोयले की। तो अगर बहुत दूर लगा देंगे तो कोयला मंगाने में तो खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा ना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कोयले को, तो महंगा पड़ जाएगा उनको। अगर मान लो 10 रुपये के जी कोयला है और मंगाएंगे तो 13 रुपये के जी पड़ जाएगा उनको, आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ जाएगा उनको, तो महंगा पड़ जाएगा उस क्षेत्र में। तो इस नाते ये जो आप इंद्रावती है जो कोयला खदानों के क्षेत्र, कोयला खदानों से दूर लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र है, कारखाना है भद्रावती बोले ना। हाँ भद्रावती, ये भी कारखाना है सर? हाँ ये लौह इस्पात कारखाना है भाई। सब बोकारो है, दुर्गापुर है, कुल्टी है और भद्रावती है, ठीक है। इंद्रावती नदी तो नाम अभी बात कर रहे थे, इंद्रावती भद्रावती ये सब उसी क्षेत्र में पड़ते हैं आपका, ठीक है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है बच्चों? लिग्नाइट कोयले झारखंड में और उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कहाँ पाया जाता है भारत में? बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो आपका लिग्नाइट कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, ठीक है। लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है भारत में? तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, तमिलनाडु का जो लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाएगा? तमिलनाडु। अगला है बेटा, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था कहाँ? बहुत ही आसान क्वेश्चन। डिगबोई में। डिगबोई है, अच्छा दूसरा भी सुन लीजिए और भी। लकवा है, माकूम है और नरकटिया है। सबसे ज्यादा डिगबोई में क्या बेटा 1867 ईस्वी में असम की, ठीक है, माकूम में सबसे पहले पेट्रोलियम रसायन प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसका वास्तविक उत्पादन जो 1890 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट करें। असम में पहली बार 1867 असम में 1867 में असम में 1867 में माकूम क्षेत्र में, माकूम क्षेत्र असम का माकूम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था। तथा असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 में डिगबोई में प्रारंभ हुआ था। 1890 में डिगबोई में, ध्यान रखें आप लोगों ने जो डिगबोई बताया था वो आपका सही था उत्पादन में, लेकिन क्वेश्चन पूछा भारत में खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, तो ये खोदा गया है ये पूछा है। और यहाँ बता रहा है आपको कि उत्पादन जो है, उत्पादन कार्य जो है डिगबोई में प्रारंभ हुआ था कब? 1890 में। और कब प्राप्त किया गया था? माकूम क्षेत्र में 1867 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1867 रखिएगा। पाया गया था यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता असम में, और असम के जो है डिगबोई में 1890 से उत्पादन होना शुरू, ठीक है। तो ध्यान रखें माकूम क्षेत्र जो है ये सबसे पहले खोदा गया था। उत्पादन में डिगबोई, उत्पादन 1880 से 1890 से डिगबोई से शुरू। काफी
महत्वपूर्ण थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो बच्चे बहुत गहराई से नहीं पढ़ रहे होंगे उनके पक्का क्वेश्चन गलत हो गए होंगे एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है। लेकिन जैसे कौन सा खनिज केरल के में बहुतायत में मिलता है? मोनोजाइट, मैग्नीज, अब्रक, टिन। मोनोजाइट, मैग्नीज, अब्रक, टिन। अरे भाई वहाँ के बालुओं में कौन सा मिलता है? कौन सा खनिज मिलता है? आणविक खनिज मोनोजाइट। आपने देखा ना बालुओं में किसके जो मालाबार तट है यानी केरला का जो तट है उसके बालुओं में मोनोजाइट खनिज पाया जाता है। बेटा कैसे भूल गया? तो कई बात सुनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए केरल के तटों पे मोनोजाइट पाया जाता है बालुओं में। अगला क्वेश्चन है बेटा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है आपको। जैसे हीरा है तो किसका ये अपरूप है? कार्बन का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, कैल्शियम का? कार्बन का है, बिल्कुल सही है आपका जवाब। संगमरमर, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम? कैल्शियम। नहीं सिलिकॉन। संगमरमर किसका होगा? हाँ कैल्शियम। और रेत? रेत किसका है बेटा? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम? सिलिकॉन। और माणिक जिसे रूबी कहते हैं ये किसका प्रोडक्ट है? किससे बनता है? माणिक जिसे कहते हैं रूबी ये किससे बनता है? ये किसका प्रोडक्ट है? जैसे आपने जाना हीरा कार्बन का रूप है, संगमरमर कैल्शियम है और इसके अलावा आपने मैंने बताया कि रेत तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन बलुआ है, बालू। यहाँ पर माणिक जो है वो एल्युमिनियम का प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चा, जाओ सर। तो माणिक एल्युमिनियम का प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन बेटा कथन कारक। जिनको पता ना हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें वहाँ पे, भूल न जाएंगे। नोट करिए, हीरा जो है वो कार्बन सबको पता है। देखिए संगमरमर, कैल्शियम, कैल्शियम का एक रूप है संगमरमर। और रेत जो है सिलिकॉन तो है। फिर इसके बाद माणिक जिसे रूबी, माणिक रूबी किसका प्रूफ है? एल्यूमिनियम का। माणिक जो है एल्यूमिनियम का। देखिए कथन में पहले सॉरी बताइए आपको कथन है क्वेश्चन बेटा, कथन कार्य के रूप में है और आपको बताना है कौन सही कौन गलत। कोयले का अंतरजातीय परिवहन रेल द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कोयले का अंतरराज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरराज्यीय परिवहन रेल द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। सही है। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेन के द्वारा कोयला ले जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। अगला, बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों में कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। सही है। यानी पश्चिमोत्तर जो पश्चिम और उत्तर वाले हिस्से में है वहाँ कोयला कहाँ से जाता है? यहीं से जाता है। कोयला लखनऊ के जाता है, इधर से जाते हैं फिर उधर से अपना कुछ और मटेरियल लेके आते हैं। पंजाब की तरफ चले जाएंगे या आप राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में, गुजरात वगैरह के क्षेत्रों में चले जाएंगे पश्चिम की तरफ, या आपका उत्तर पश्चिम की तरफ आप चले जाएंगे तो पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में छोटा नागपुर विभाग की तरफ से कोयला लाद के लाते हैं और यहाँ से फिर हो सकता है गेहूँ या जो भी चीजें हों लेकर के जाते हैं। तो दोनों सही हो जाएगा बेटा, कथन कार्य की पुष्टि भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है झारखंड उड़ीसा, दूसरे कह रहा है झारखंड छत्तीसगढ़ और तीसरा कह रहा है छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश
और चौथा है मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हाँ, छोटा नागपुर का क्षेत्र आएगा तो छोटा नागपुर का क्षेत्र में कौन सा राज्य आएगा बच्चों? यही आ जाएंगे दोनों राज्य आपके, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला राज्य, है ना? अगला क्वेश्चन है भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य बताइए। कोयला तो आपने बता दिया, अब बॉक्साइट बताइए। झारखंड, गुजरात उड़ीसा पेयर में रहेगा, उड़ीसा महाराष्ट्र, उड़ीसा झारखंड। कहाँ पर क्या पाया जाता है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो जिसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो इसका बॉक्साइट है, अयस्क है, बॉक्साइट है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। वो कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र और उड़ीसा। उड़ीसा होगा कि महाराष्ट्र में? पहला क्या हम लोगों का था? पहला झारखंड गुजरात था, गुजरात उड़ीसा है, उड़ीसा महाराष्ट्र है। अच्छा, आपने बताया उड़ीसा महाराष्ट्र, तो उड़ीसा नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, थोड़ा सा और आप चले गए, आप करीब तटीय क्षेत्र में तो पाया जाता है रेत में जी, तटीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। गुजरात तटीय है ना। हाँ, तो इस तरह की चीजें आप देख लेंगे, गुजरात और उड़ीसा में पाया जाता है ये बॉक्साइट की। ये आपका एक सही तरीका है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं रिपीट करूँगा, ध्यान रखिए। और मूल रूप से उड़ीसा, गुजरात, उसके अलावा कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर पाए जाते हैं बॉक्साइट? छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। तो इधर से आप छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम में तरफ चले जाएंगे तो गुजरात, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिम में चले जाएंगे तो गुजरात। किसके लिए है? बॉक्साइट। बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम में से प्राप्त किया जाता है, उसके ऐसे हैं, ठीक है। और कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है बच्चे? छत्तीसगढ़ और झारखंड में बड़े पैमाने पर कोयले की खदानें भी यही जाते हैं और यही उत्पादन भी होता है। जैसे ये है कि खदान का मतलब है कि खदानें यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टोर के मामले में, उत्पादन के मामले में, स्टोर भी है और उत्पादन भी, इन्हीं दोनों राज्यों में। आगे है बेटा, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा, अभी आपने बात की थी, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, बताइए कहाँ पर सबसे ज्यादा है? अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादन। इसके पहले आपने तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बताया था? दूसरे नंबर पे चीना ने, तो ये 3 थे। और आपका बात कर रहा है अफ्रीका की, तो अफ्रीका में सबसे देखो आप जब बताइए, दक्षिण अफ्रीका है या केन्या है या तंजानिया है या जाम्बिया है? तो जाम्बिया, ठीक है। अफ्रीका का जाम्बिया तांबे के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है। आगे है, अब ऊर्जा स्रोत से क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो पहला कह रहा है बेटा बंगाल की खाड़ी, दूसरा कह रहा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा कह रहा है खंबात की खाड़ी, चौथा कह रहा है कच्छ की खाड़ी। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, कौन क्षेत्र सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करता है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार या कच्छ? जी, गुजरात की खंबात की खाड़ी है ना, वो मन्नार की खाड़ी किसके लिए फेमस है? कल बात की थी इसके बारे में। बीच में पड़ता है, इससे किसी और विशेषता के लिए बात की थी, ठीक है आपका, लेकिन बात किसके लिए बताइए? मन्नार की खाड़ी का जिक्र चला था कल हुआ था, मन्नार की खाड़ी के बारे में विशेष बात याद है? और क्या ऐसे दिमाग में रखिए, मन्नार किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन ऐसे दिमाग नहीं रहेंगे तो मजा
खत्ते खंभात की खाड़ी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्लियर? अगला है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। पहला है जल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है नाभिकीय, चौथा है डीजल। तो बताना है ऊर्जा उत्पादन के साधन, निम्नलिखित साधनों पर विचार करना है। तो क्रम से बताना है ऊर्जा उत्पादन के सबसे पहले नंबर पे कौन है और सबसे बाद में कौन है। तो कौन सा क्रम में आप देखेंगे पहले नंबर पे आएगा जल सबसे ज्यादा, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, फिर डीजल। ठीक है, साधनों का विचार कीजिए ऊर्जा उत्पादन के साधनों पर। इन ऊर्जा साधनों कुल प्रविष्ट क्षमता के प्रतिशत अंश के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे ज्यादा अवरोही मतलब वही सबसे ज्यादा, जिससे कम। तो डीजल से सबसे कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है, गाड़ियों के चलाने में देता है। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा ये दूसरे नंबर पे। फिर इसके बाद में आपका प्राकृतिक गैस है और सबसे ज्यादा जल है। तभी देखिए नदियों में डैम बना दिए जाते हैं ना, डैम बना करके विद्युत बनाई जाती है या कोयले से उत्पादन की जाती है। तो सबसे नंबर पे जल है नंबर 1 पे, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ जल विद्युत क्या जल को रोक दिया जाता है, उसे विद्युत चंद्रबाई के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, महाराष्ट्र वगैरह तारापुर वगैरह का होगा वो हो जाएगा, जल विद्युत नहीं है वो परमाणु है ऊर्जा से लेते हैं वो चीजें। जहाँ पर ये ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा, जहाँ पे नदियाँ गिर रही हैं और पहाड़ी से अब बीच में बात किया रेहंद बात वगैरह जो आपने सुना है, वो सब सारी चीजें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे ज्यादा बच्चों उत्पादन जल का जल होता है, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय ऊर्जा और फिर उसके बाद में डीजल। और लगभग करीब 12.कुछ% आपका जल विद्युत है, फिर 6 से 7% आपका जो है गैस है, फिर नाभिकीय ऊर्जा है, फिर इस तरह से। अगला आपका है भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कोयले का उत्पादन पूछ रहा है, बता रहा है उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। बताएं उड़ीसा कर रहा है, उड़ीसा है सबसे ज्यादा। और समय समय में परिवर्तित भी होते रहते हैं, थोड़ा इसको देखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा देखो ऐसे होता है उत्पादन करता है झारखंड में, लेकिन ऑप्शन कभी कभी क्या होता है उस क्रम में नहीं दिया रहेगा, तो उस स्थिति में आपको कर देंगे। और उस वर्ष का कौन पहले नंबर पे कौन दूसरे नंबर पे, हमेशा पेपर में आप जाएंगे और देखिए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं हम लोग और लोगों से अपेक्षा बहुत पढ़ते हैं, बाकी लोग तो आते हैं और चले जाते हैं। बंद करो। हाँ।